आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, ये पेपर है 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम हुई थी, उसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट पेपर है ये। आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट 9 अक्टूबर 2021 है। एग्ज़ाम जो ईयर था वो 2020 था, लेकिन एग्ज़ामिनेशन हेल्ड हुई थी 9 अक्टूबर 2021 को सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, तो इस पेपर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेकुनास का सूत्र निम्नलिखित में से संगठन के किस सिद्धांत से संबंधित है? ग्रेकुनास आप जानते ही हैं कि ग्रेकुनास का जो फॉर्मूला है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल का है ना? तो स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ अटेंशन यानी कि ध्यान का क्षेत्र से संबंधित है ये। पहले का आंसर होगा सेकंड। निम्नलिखित में से कौन आदेश की एकता के सिद्धांत का प्रबल समर्थक है? हु अमंग द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड की जब बात आती है तो हम जानते हैं हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे और सबसे ज़्यादा जो समर्थक माने जाएंगे वो हेनरी फ्योल माने जाएंगे इन चारों थिंकर्स में से। फर्स्ट इसका आंसर होगा। देन लोक प्रशासन में प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी है। लोक प्रशासन में प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी की ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज। अगर मैनेजर है तो उसके फंक्शंस किससे कंट्रोल होंगे? अथॉरिटी से, रेस्पॉन्सिबिलिटी से, हायरार्की से या डेलीगेशन से? ऑब्वियस सी बात है, अथॉरिटी से। अथॉरिटी को माना जाता है की ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, तो फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। सेकंड, प्रशासकीय संगठनों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यायोजन की सीमा है? Which of the following is limitation of delegation in administrative organization? प्रत्यायोजन की सीमा की जब बात आती है तो स्पेसिफिक कंडीशन, नेचर ऑफ जॉब, कम्युनिकेशन या ऑल ऑफ दीज। तो हम कहेंगे कि ये सारी ही जो है वो डेलीगेशन में रोल रखती हैं। कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती है तब डेलीगेशन किया जाता है, या कभी कभी कार्य की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि हायर अथॉरिटी को अपने जो कार्य हैं वो डेलीगेशन करके लोअर अथॉरिटी को देने पड़ते हैं, या फिर कभी कभी कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता है, कम्युनिकेशन के कारण इस तरह के डेलीगेशन हो जाते हैं। ये उनकी सीमाएं हैं। सीमाएं मतलब कि जैसा कंट्रोल करती हैं ये तीनों फैक्टर डेलीगेशन को। निम्नलिखित में से किस विचारक ने इस बात पर जोर दिया कि समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है? किसने कहा था कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? मोने ने कहा था। J.D. मोने समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है। नेक्स्ट, भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को क्या माना जाता है? लाइन स्टाफ लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी, सहायक संस्थान या स्वायत्तशासी निकाय? क्या कहेंगे हम? मंत्रिमंडल सचिवालय क्या है हमारे यहाँ? स्टाफ एजेंसी है, ठीक है, क्योंकि वो एज ए सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके स्टाफ एजेंसी की तरह काम करता है मंत्रिमंडल सचिवालय। मिलेट के अनुसार पर्यवेक्षण की विधियों या तकनीकों की कुल संख्या कितनी है? मिलेट ने अकॉर्डिंग टू मिलेट द टोटल नंबर ऑफ मेथड और टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन आर। मिलेट ने 6 टेक्निक्स बताई हैं, पर्यवेक्षण की विधियां जो बताई हैं वो 6 बताई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। जो कुछ भी सरकार करने या न करने का चुनाव करती है वही लोक नीति है। लोक नीति की उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? Whatever government choose to do or not to do इज पब्लिक पॉलिसी। ये तो बहुत बार क्लास में हमने इस डेफिनेशन को याद किया था जब पब्लिक पॉलिसी पढ़ रहे थे। थॉमस आर डाई इसका आंसर होगा सेकंड। सूचना एकत्रण एक महत्वपूर्ण चरण है जो निहित है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टेज इन्वॉल्व्ड किस में आता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आएगा, इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, एवेल्यूएशन में आएगा या एनालिसिस में आएगा? सिंपल सा आंसर है फॉर्मुलेशन में आएगा। जब फॉर्मुलेशन करते हैं तो पहले कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन किया जाता है, देन पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट, गैर सरकारी संगठन लोक नीति की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। कहाँ रोल होता है उनका? फॉर्मुलेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में या बोथ दोनों में या इनमें से किसी में भी नहीं?
तो क्या आंसर होगा इसका? दोनों में। जब भी फॉर्मुलेशन होता है और इम्प्लीमेंटेशन होता है, दोनों में ही नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि फॉर्मुलेशन में भी कहीं ना कहीं डेटा कलेक्ट किया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन में तो उनका रोल लिया ही, उनका भागीदारी होती ही है पूरी तरह से। नेक्स्ट, वित्त मंत्री द्वारा संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। बजट संसद में कब रखा जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल के तहत रखा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है, 110, 111, 112 या 122। तो इसका क्या आंसर है? 112। आर्टिकल 112 के तहत जो वित्त मंत्री है वो संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करता है। आर्टिकल 112। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार के बजट संबंधी मामलों की देखभाल करता है? बजट संबंधी मामलों की देखभाल कौन सा मंत्रालय या आयोग करता है? वित्त मंत्रालय करेगा, उद्योग मंत्रालय करेगा, भारत का वित्त आयोग करेगा या नीति आयोग करेगा? तो इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है बजट संबंधी मामले। लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोका जा सकता है? इतना सिंपल आंसर है इसका। कई मतलब छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। 14 डेज के लिए राज्यसभा जो है वो रोक सकती है किसी भी बिल को। तो 14 डेज इसका सही आंसर होगा। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही के कार्यकरण का आधार क्या है? अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, द बेसिस ऑफ ब्यूरोक्रेसी फंक्शनिंग इज चमत्कारिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, राजनीतिक सत्ता या कानूनी विवेकशील सत्ता। इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। लीगल रैशनल अथॉरिटी, कानूनी विवेकशील सत्ता बताया है मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आधार या कार्य का आधार। मौजूदा कर्मचारियों की पदोन्नति के माध्यम से संगठन में उच्च पदों को भरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो पदोन्नति होती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष भर्ती, अप्रत्यक्ष भर्ती, तिरछी भर्ती या बाह्य भर्ती? क्या बोलते हैं उसको? अप्रत्यक्ष भर्ती। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहा जाता है पदोन्नति को। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक सेवाओं में कार्मिकों के दृष्टिकोण तथा मूल्यों में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है? Which one of the among the following is the essential to bring changes in attitude and values of personnel in public services? किससे आएगा? क्लासिफिकेशन से, रिक्रूटमेंट से, ट्रेनिंग से या प्रमोशन से? किससे आएगा? ट्रेनिंग से। जब ट्रेनिंग दी जाती है तो कार्मिकों के दृष्टिकोण और मूल्यों में परिवर्तन आता है। भारत में लोक सेवाओं के लिए सैंडविच प्रशिक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। 1969 में प्रारंभ किया गया था सैंडविच प्रशिक्षण प्रोग्राम। संगठनात्मक प्रबंधन में कार्य विधियों का मानकीकरण का समर्थन किया गया है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में किया गया है, मानव संबंध सिद्धांत में किया गया है, व्यवहारवादी उपागम में किया गया है या अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत में किया गया है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड्स, ये कौन से सिद्धांत में पढ़ते हैं हम? जब हम वैज्ञानिक प्रबंध को स्टडी करते हैं तब हम देखते हैं कि एल्टन मेयो ने इस तरह की बातें करी है, टेलर ने इस तरह की बातें करी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हम कहेंगे में आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड्स। निम्नलिखित में से कौन संगठन के मानव संबंध प्रबंध सिद्धांत का मुख्य प्रणेता रहा? किसे माना जाता है मानव संबंध सिद्धांत का मुख्य प्रणेता? एल्टन मेयो। किस विद्वान ने लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों को कहावतें बताया? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है और बहुत ही फेमस हम कहेंगे ये हर्बर्ट साइमन जी ने कहा था सिद्धांतों को कहावतें। जब सिद्धांतों वाला काल आया उसके बाद जब सिद्धांतों को चुनौतियां दी गई, चुनौतियों वाला जो काल आता है लोक प्रशासन के विकास में, उसमें ये बताया गया है कि हर्बर्ट साइमन ने सिद्धांतों को कहावतें का। प्रशासनिक संगठनों के प्रभावी संचालन हेतु नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान इनके द्वारा दिया गया। नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान, नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान मैक्स वेबर, क्योंकि जब भी नौकरशाही की बात आती है उसके प्रतिमान की बात आती है तो मैक्स वेबर। बहुत ही ऐसा लग रहा है मुझे बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था ये, बहुत ही ज़्यादा इजी। निम्नलिखित में से किस विचारक ने संगठन में कार्य करने का एक ही सर्वोत्तम तरीका दिया है? संगठन में कार्य करने का
एक ही सर्वोत्तम तरीका टेलर ने, वन बेस्ट वे, मतलब वो कह रहे थे कि हर कार्य को करने का एक ही बेस्ट तरीका होता है और वो उसी तरह से किया जाना चाहिए। टेलर ने कहा है ऐसा। निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण साइमन के निर्णय निर्माण प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता? आसूचना, प्रारूप, विकल्प चयन, प्रतिक्रिया, इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस या रिएक्शन। तो जो ऊपर वाले तीनों हैं ये उनके उस मॉडल में आते हैं साइमन के। जो फोर्थ है प्रतिक्रिया, वो उन्होंने उसमें इंक्लूड नहीं किया है, रिएक्शन, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशासन में संप्रेषण का प्रकार नहीं है? संप्रेषण, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का टाइप कौन सा नहीं होता किसी भी प्रशासन में? डाउनवर्ड, अपवर्ड, साइडवर्ड या अक्रॉस या पैरेलल कम्युनिकेशन? पैरेलल इसका आंसर होगा, क्योंकि इन तीन तरह की कम्युनिकेशन माने जाते हैं, लेकिन पैरेलल कम्युनिकेशन जो है उसका एक टाइप नहीं होता प्रशासन में, समानांतर संचार। सहभागी प्रबंध का एक अच्छा उदाहरण है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, फंक्शनल लीडरशिप या इम्पर्सनल लीडरशिप? डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जनतंत्रीय नेतृत्व, सहभागी प्रबंध का एक अच्छा उदाहरण है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कब होता है? जब लोकतंत्र होता है। निरंकुश तंत्र में हो नहीं सकता, कार्यात्मक में हो नहीं सकता, अव्यक्तिगत में भी नहीं हो सकता। अभिप्रेरण का द्विघटक सिद्धांत इस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया। टू फैक्टर थ्योरी किसकी थी? ये बहुत ही सिंपल पेपर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे इजी पेपर तो हो ही नहीं सकता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। हर्जबर्ग ने, हर्जबर्ग का है टू फैक्टर थ्योरी, जहाँ वो मोटिवेशनल और हाइजीन फैक्टर बता रहे हैं और मोटिवेशनल फैक्टर बता रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो द्वारा दिया गया है? देखिए सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सोबर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ऐसा कहीं भी सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है। हायरार्की जो थ्योरी है वो मैस्लो ने दी थी, तो पद सोपान सिद्धांत, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत मैस्लो द्वारा दिया गया है। एक्स वाई थ्योरी मैग्रेकर ने दी। द्विघटक अभी हमने देखा कि हर द्विघटक का अभी सिद्धांत अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है ये वाला। और भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से, है ना। निम्नलिखित में से कौन अंतर सांस्कृतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद क्रॉस कल्चरल एंड क्रॉस नेशनल स्टडीज? क्रॉस कल्चरल एंड क्रॉस नेशनल स्टडीज, तो ये किस में आएंगे? तुलनात्मक में। जब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम स्टडी करते हैं ना अदर कंट्रीज को, तो ये उसका पार्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्वान तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक फ्रेडरिक्स को माना जाता है। निम्नलिखित में से लोक प्रशासन की कौन सी शाखा परिवर्तन उन्मुख तथा लक्ष्य उन्मुख उद्देश्य से संबंधित है? परिवर्तन उन्मुख यानी कि चेंज ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड, किसके लिए कहा जाता है? ये दोनों ही शब्द, चेंज ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहा जाता है, विकास प्रशासन के लिए। देखिए सारे ही क्वेश्चन अभी तक हमने जितने भी किए ना, सब डायरेक्ट क्वेश्चन थे, यानी कि स्कोरिंग पेपर था बहुत ही ज्यादा, लगभग सभी के क्वेश्चन सही हुए होंगे। 2020 का ये पेपर है। सरल शब्दों में प्रशासनिक विकास से क्या तात्पर्य है? सरल शब्दों में प्रशासनिक विकास, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है? कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत करना, नव उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने हेतु कार्मिकों का स्थानांतरण करना, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मौजूदा प्रशासनिक तंत्र की आंतरिक क्षमता को बढ़ाना, या सरकार द्वारा राष्ट्र का विकास करना। प्रशासनिक में विकास, जब एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट कब होता है? जब नई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं, है ना, तो नव उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने हेतु कार्मिकों का स्थानांतरण करना, इसका आंसर
नहीं होगा। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, सॉरी, थर्ड इसका आंसर होगा। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मौजूदा प्रशासनिक तंत्र की आंतरिक क्षमता को बढ़ाना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, थर्ड इसका आंसर होगा, क्योंकि प्रशासनिक विकास की बात हो रही है, तो प्रशासनिक विकास तभी हो सकता है जब आंतरिक क्षमता बढ़े, है ना। 33, निम्नलिखित में से किसका भारत की लोक सेवाओं में प्राय वर्चस्व पाया जाता है? भारत की लोक सेवाओं में किस तरह की है? हमारी जर्नलिस्ट है, स्पेशलिस्ट है, या एजुकेशनिस्ट पाए जाते हैं, या मिलिट्री ऑफिसर्स? किसका वर्चस्व है? हमारी जो सेवाएं हैं तो जर्नलिस्ट का है, सामान्यज्ञों का, सामान्यज्ञ अधिकारी हैं सबसे ज़्यादा हमारी लोक सेवाओं में। अभी तक का पेपर बहुत ही सिंपल। निम्नलिखित में से कौन सा लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख साध्य या लक्ष्य है? लोक कल्याणकारी राज्य का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कठोर शासन करना, व्यक्ति और समाज का विकास करना, कानून बनाना, या जनता को पूर्ण आजाद छोड़ देना? तो क्या इसका आंसर होगा? व्यक्ति और समाज का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, दोनों का ही विकास करना। देखिए किस तरह के क्वेश्चन है कि देख के ही पता चल जाए कि ये आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व नव लोक प्रशासन के संदर्भ में सही है ना। अब आया है एनपीए पर क्वेश्चन, हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। यह उस लोक प्रशासन को नकारता है जो मूल्य रहित है। यह राजनीति प्रशासन द्विविभाजन को अस्वीकार करता है। यह उस लोक प्रशासन को अस्वीकृत करता है जो नीति का समर्थन नहीं करता। और यह कमोबेश नौकरशाह तथा पद सोपानात्मक है। अब देखिए एनपीए की जब बात हो रही है, तो एनपीए की जब बात हो रही है तो मूल्यों की बात होती है, तो मूल्य रहित को नकारता है, ये सही हो गया, है ना। मतलब हाँ सही हो गया। यह राजनीति विभाजन को अस्वीकार करता है, हाँ ये भी सही हो गया क्योंकि वो दोनों को एक मानता है। यह लोक प्रशासन को अस्वीकृत करता है जो नीति का, हाँ क्योंकि ये नीतियों का समर्थन नहीं करने वालों को गलत बोलता है, ये कहता है समर्थन करना चाहिए। और यह इट इज़ मोर और लेस ब्यूरोक्रेटिक एंड हायरार्किकल, नहीं ये ब्यूरोक्रेसी और हायरार्की की बात नहीं करता, तो इसमें डी गलत हो जाएगा और ए बी सी सही होंगे। तो फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशासन या अभिशासन का संकेतक नहीं है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन फ्रेंडली ओरिएंटेड, या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ओरिएंटेड? कौन सा नहीं होगा इसमें से? स्टेट ओरिएंटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ओरिएंटेड नहीं होगा। प्रशासनिक राज्य उन्मुख नहीं होता है। जब भी बात की जाती है हम याद है ना हमें स्मार्ट गवर्नेंस, तो स्मार्ट में क्या आ जाता है? सिंपल आ जाता है, मॉरल आ जाता है ना, रेस्पॉन्सिबल आ जाता है, ट्रांसपेरेंट आ जाता है, अकाउंटेबल आता है, लेकिन ये चीज़ें नहीं आती। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ओरिएंटेड इसका सही होगा। वैश्वीकरण तथा उदारीकरण लोक प्रशासन को अग्रसर करेगा, किस तरफ ले जाएगा? ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन लोक प्रशासन को लोक सेवा में व्यावसायिकता की ओर ले जाएगा, निजी प्रशासन से प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाएगा, नौकरशाही की लोचशीलता की ओर ले जाएगा, या ये तीनों ही सही होंगे? तो मुझे लग रहा है ये तीनों ही सही होंगे, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म भी बढ़ेगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा, और ब्यूरोक्रेसी कैसी हो जाएगी? फ्लेक्सिबल भी हो जाएगी, अगर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा। तो ये ऐसा उसमें कहा गया है इस सिद्धांत में। निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन को तुलनात्मक बनाने हेतु पारिस्थितिकी उपागम को सर्वाधिक आगे बढ़ाया? जब इकोलॉजिकल अप्रोच की बात आती है तो किसका नाम याद आता है? रिक्स का, एफ्रेड डब्ल्यू रिक्स आंसर होगा इसका। अनामता का सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से निकलता है। अनामता का सिद्धांत विधिक दायित्व के सिद्धांत से, सामूहिक दायित्व के सिद्धांत से, मंत्रिमंडल दायित्व के सिद्धांत से, या व्यावसायिक दायित्व के सिद्धांत से? तो हम कहेंगे कि ये अनामता का सिद्धांत, यानी कि आपको अनाम रहते हुए कार्य करना है। अपना सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कहाँ आती है? मंत्रिमंडल में आती है। वैसे तो इसमें मुझे सेकंड भी सही लग रहा है, लेकिन क्योंकि एक ऑप्शन इसमें चूज करना है, तो मंत्रिमंडल दायित्व के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट रेस्पॉन्सिबिलिटी और मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सही आंसर होना बताया है आरपीएससी ने।
बाकी मुझे इसका सेकंड भी सही लग रहा है, लेकिन ठीक है, आरपीएससी ने इसके थर्ड को सही आंसर बताया है। ओके। सतत विकास के लिए नौकरशाही की खामियों को दूर करने की प्रक्रिया को कहा गया है। नौकरशाही की खामियों को दूर करने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग डीमेरिट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज बीन कॉल्ड एज अनुक्रियाशीलता, विनौकरशाहीकरण, जड़ता और कठोरता या असंवेदनशीलता। तो विनौकरशाहीकरण नौकरशाही की खामियों को दूर करने की प्रक्रिया है। डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, विनौकरशाहीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने लोक प्रशासन में संगठन का लिंकिंग पिन प्रतिमान दिया? लिंकिंग पिन प्रतिमान किसने दिया है? लिंकिंग पिन प्रतिमान लिकर्ट ने। लिंकिंग और लिकर्ट, इनको ऐसे याद रखिएगा कनेक्ट करके। लिंकिंग पिन प्रतिमान किसने दिया? लिकर्ट ने दिया है। वरिष्ठता आधारित पदोन्नति व्यवस्था के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। वरिष्ठता आधारित, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन, यह कर्मचारियों में प्रतियोगिता और योग्यता का संवर्धन करता है। इट प्रमोट्स कंपटीशन एंड मेरिट्स अमंग द एम्प्लॉयज, यह कार्मिकों को मनोबल को बढ़ाता है। यह आंतरिक भर्ती की निष्पक्ष एवं सरल पद्धति है और इससे प्रशासन को अनुभवी कार्मिकों की सेवाओं का लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें जो पहला है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों पदोन्नति के लिए ही है। तो जो पहला है वो गलत है, सही नहीं बोला है ना इन्होंने। तो प्रतियोगिता और योग्यता की बात ही नहीं आ रही जब प्रमोशन हो रहा है, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन हो रहा है। तो बाकी तीन इसके लिए सही हो जाएंगे। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार संगठनात्मक व्यवहार में क्या सम्मिलित नहीं है? अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? सामान्य उद्देश्य, सहयोग करने की इच्छा, संगठन की परिस्थिति की या व्यक्तियों के मध्य संवाद या संप्रेषण। तो चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार परिस्थिति की बात उन्होंने नहीं करी, वो सामान्य उद्देश्य की बात कर रहे थे, वो सहयोग की बात कर रहे थे और वो कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। तो तीसरा इसमें गलत हो जाएगा, मतलब टिक आंसर हो जाएगा। कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन साक्षात्कार कहा जा सकता है। ये किसका व्यक्तित्व है? हु गेव द स्टेटमेंट दैट एन इंटरव्यू कैन बी कॉल्ड अ फ्रंट एंड मीटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन सर्टेन टॉपिक? एम एस बसु का कथन नहीं है, सॉरी, एम एस बसु। विशुद्ध अनुसंधान बल देता है, प्योर रिसर्च क्या कहता है? नॉलेज ग्रोथ, फ्यूचर स्टडी या यूटिलिटी? तो जो विशुद्ध अनुसंधान होता है वो हमेशा नॉलेज ग्रोथ पर बल देता है। प्योर रिसर्च किस चीज़ के लिए की जाती है? मतलब प्योर रिसर्च का टारगेट ही होता है कि नॉलेज बढ़े, किसी भी सब्जेक्ट नॉलेज में ग्रोथ हो, ज्ञान वृद्धि पर। ये किसका मत है कि अंतिम सत्ता एक भ्रम है? किसने कहा था कि अंतिम सत्ता एक भ्रम है? एमपी फॉलेट ने कहा था कि अंतिम सत्ता एक भ्रम है। एमपी फॉलेट ने कहा है अंतिम सत्ता एक भ्रम है। नेक्स्ट, ये कौन मानता है कि लोक तथा निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं होता? लोक और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं है। किसने कहा? साइमन ने, शेल्टन ने, जोसिया स्टाम ने या एप्पलबी ने? अंतर कौन नहीं मानते? और शेल्टन, क्योंकि और शेल्टन इसका आंसर होगा। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। नौकरशाही के सिद्धांत में हायरार्की है क्या, इम्पर्सनलिटी है क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या, प्रॉफिट है क्या? तो क्या होगा? चारों में से क्या चीज होगी जो नौकरशाही में नहीं होना चाहिए? प्रॉफिट, लाभ। निम्नलिखित में से कौन बेहतर व्यवस्था के लिए सामाजिक कौशल के बड़े समर्थक रहे? बेहतर व्यवस्था के लिए सामाजिक कौशल के बड़े समर्थक रहे? एल्टन मेयो। इसका आंसर एल्टन मेयो है, बेहतर सभ्यता के लिए सामाजिक कौशल के समर्थक। निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक लोक प्रशासन का प्राचीन चिंतक माना जाता है? तुलनात्मक लोक प्रशासन का प्राचीन चिंतक अरस्तु को माना जाता है। इसका आंसर है अरस्तु, तुलनात्मक लोक प्रशासन का प्राचीन चिंतक। एक ही क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।